कैसे हैं आप लोग? फाइन, स्टडीज कर रहे हैं? ओके। एक क्वेश्चन आया था कि सर फेयर कॉपी में लिखना है या रफ कॉपी में, तो भाई फेयर कॉपी में लिखिए और डायग्राम्स की प्रैक्टिस रफ कॉपी में करिए। रफ कॉपी प्रैक्टिस के लिए होती है, पर नोट्स फेयर बनाइए। एक था कि हम इमेजेस कैसे सेंड करें। अगर आप इमेजेस सेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बोल लीजिए सर हमने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। जब क्लासेस ओपन होंगी, जब स्कूल्स ओपन होंगे, हम आपका वर्क देखेंगे। कुछ और डाउट्स थे जो मैं आने वाली क्लासेस में आपके ले लूंगा, लेकिन आपको जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए जो सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट है वो है मिरर। मिरर के हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर को फिलहाल हटा देते हैं सिलेबस से, बच गया प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब फोकस करते हैं स्फेरिकल मिरर पर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? किसी स्फेयर का, स्फेयर मतलब एक हॉलो बॉल का पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। मान लीजिए एक ग्लास का हॉलो बॉल था और इसको मैंने यहां से कट करके अलग कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज स्फेयर। अब इसे यदि मैं बाहर से पॉलिश कर दूं तो अंदर की सरफेस रिफ्लेक्शन करने लगेगी, इट इज कॉन्केव मिरर। अगर मैं अंदर से पॉलिश कर दूं तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्शन करने लगेगी, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव और कॉन्वेक्स की स्टडी करने से पहले हमें इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की स्टडी करनी पड़ेगी कि बेसिक टर्म्स क्या होती है, ताकि जब हम बुक्स रीड करें या जो अपने नॉलेज को प्लेस करें तो हमें एक टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करें। तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हमें कॉन्केव मिरर के लिए चलते हैं। कॉन्केव मिरर, सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, अ पार्ट ऑफ स्फेयर। इसकी आउटर सरफेस पॉलिश की गई है, मतलब इनर सरफेस रिफ्लेक्शन कर रही है। इस केस में इसका जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट, अब डायग्राम देखने समझ में नहीं आता है, 2D डायग्राम है, पर आपको 3D इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि पावर ऑफ इमेजिनेशन को इंक्रीज करें। आने वाली क्लासेस में आपको कुछ टेक्निक्स दूंगा कि कैसे पावर ऑफ इमेजिनेशन इंक्रीज करना है। साइंस के अलावा बहुत सारी साइंटिफिक अप्रोचेस की हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट अल्टीमेटली कंपटीशन है, केवल 10th एग्जाम नहीं है। जब हम जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कॉन्केव मिरर, इसको आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो ये जो है इनर सरफेस रिफ्लेक्शन करने लगी। तो जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट का मतलब है इसका मिड पॉइंट यहां, ये जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट कहलाएगा और इसे हम बोलेंगे P। P फॉर पोल। लेकिन डायग्राम में हम इसको यहां ले लेते हैं, इट इज P। P फॉर पोल। Pole means the geometrical central point of the reflecting spherical surface. It is denoted by P. क्या मैं मान लूं P समझ में आ गया? Geometrical center point of spherical mirror is known as pole, denoted by P. अच्छा भाई, जब हमने इसको काटा, ये तो स्फेयर का पार्ट था, स्फेयर का कोई ना कोई तो सेंटर रहा होगा। जो उसका सेंटर था वही कॉन्केव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, किसी भी स्फेरिकल मिरर का वही सेंटर होगा जिसका वो पार्ट था। सपोज यहां पे उसका सेंटर था, हम इमेजिन कर लेते हैं यहां पर, हेयर C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्फेयर of which the mirror is a part, center of curvature। जिस स्फेयर को काट के मिरर बनाया उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। C एंड P को मिलाने वाली लाइन, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, line joining the pole and center of curvature of the spherical mirror is known as principal axis.
Here CP is principal axis. Next is aperture. This width, यहां से लेके यहां तक की जो width है, it is aperture. The width of reflecting spherical surface is known as aperture. Now, just imagine करें, कुछ लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। जो भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। पॉइंट्स पे गौर करना। रेज कैसी है? पैरेलल। किससे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस से। इससे पैरेलल जो रेज हैं वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर आकर सभी रेज मिल जाती हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है एफ। मान लेते हैं कि हम यहां से एक रे आई और इससे होके चलेगी, ये पैरेलल रेज आई, इससे होके चलेगी, सारी रेज जो आ रही हैं इससे होकर जा रही हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ एंड इट इज नोन एज फोकस या फोकस पॉइंट, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो F वो पॉइंट है जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी रेज इससे होकर पास होती हैं या सारी रेज इस पर आकर मिल जाती हैं। सिंपल है भाई, टॉर्च में बोलते हैं ना फोकस। नाउ C और P के बीच का डिस्टेंस, P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इट इज डिनोटेड बाय R एंड नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इट मीन्स CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस तो पूरी चलेगी, लेकिन C और P के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ F एंड P के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, स्मॉल f इज फोकल लेंथ एंड कैपिटल F इज फोकस पॉइंट। कैपिटल F एक पॉइंट है जबकि स्मॉल f एक लेंथ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत काम आता है। फोकस पॉइंट कैपिटल F, फोकल लेंथ स्मॉल f। F और P के बीच का डिस्टेंस कंफर्म। यहां तक डायग्राम समझ में आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। नाउ फोकल प्लेन, आप इमेजिन करिए कि इस फोकस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल एक प्लेन है। इट इज फोकल प्लेन। ये आपको भी 10th में काम नहीं आएगा, बट नॉलेज के लिए दे देते हैं। इट इज फोकल प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस पॉइंट से जाता है। इट इज नोन एज फोकल प्लेन। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि F और R के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। 10th लेवल पर ही, बहुत हायर क्लासेस में काम नहीं आएगा। 10th लेवल पर इस रिलेशनशिप को आप ऐसे हैंडल करेंगे, जो F होता है, F इक्वल्स टू R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ऑलमोस्ट हाफ फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू F इक्वल्स टू R/2, या हम बोल सकते हैं R इक्वल्स टू 2F। मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? R/2, 20/2 कितनी होगी? 10 मीटर। या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है। फोकल लेंथ 5 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? 2F, मतलब 2 × 5, 10 मीटर। यदि F 5 था तो R कितना होगा? 10 होगा। तो ये दो रिलेशनशिप आपको याद रहनी चाहिए। F equals to R/2 and R equals to 2F. F is focal length, R is radius of curvature. Confirm? अभी आपने जो भी स्टडी किया किसके लिए किया? कॉनकेव मिरर के लिए।
एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। सपोज एक मिरर है जो कॉन्वेक्स है, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है इट मीन्स स्फीयर ऐसा होगा और इसकी आपने किस सरफेस को पॉलिश किया है, किस सरफेस को पॉलिश किया है, आउटर सरफेस को पॉलिश नहीं किया है, इनर सरफेस को पॉलिश किया है, इसलिए आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन करने लगी है, इसे अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। बेटा अब यहां ध्यान रखना, ये फ्रंट ऑफ मिरर है, बिहाइंड द मिरर है, जिधर पॉलिश होता है बिहाइंड द मिरर, जिधर रिफ्लेक्शन होता है फ्रंट ऑफ मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो स्फीयर का होगा ना, तो यहां होगा। सपोज यहां पे एफ है, ये जो डिस्टेंस है ये इट इज पोल पी, पी और सी के बीच का डिस्टेंस आर, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और जो लाइन है इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार और, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। दिस लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। एफ से जाने वाला प्लेन फोकल प्लेन। पॉलिश अंदर है, रिफ्लेक्शन बाहर से हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। इस बात में आप ध्यान रखें बिहाइंड द मिरर फोकस भी और सेंटर भी है, बिहाइंड द मिरर है, जबकि कॉन्केव मिरर में फ्रंट ऑफ मिरर में फोकस और सेंटर थे। एकदम क्लियर हो रहा हो? वेरी गुड। तो चलिए डेफिनेशंस नोट कर लें। सारी डेफिनेशंस नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस, line joining the pole and center of curvature of a spherical mirror. Second point is pole, the geometrical central point of reflecting spherical mirror denoted by P. Aperture, the width of reflecting surface, the width of reflecting spherical mirror. Center of curvature, the center of the sphere of which the mirror is a part. ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एफ इक्वल्स टू एफ। पॉइंट नंबर 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी सी इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट इज फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय एफ। Next is focal length, the length between the pole and focus point. Relation between focal length and radius of curvature, f equals to r by 2 या r equals to 2f. Focal plane, vertical plane passing through the focus and normal to the principal axis. सब आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आराम से पॉज करके नोट कर लेना। ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेटा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फोकस करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के थ्रू यदि आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, आप कौन कौन से रूल्स फॉलो करेंगे? फर्स्ट थिंग, कुछ कॉन्सेप्ट समझें जो पिछली क्लासेस में दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट रेज निकलती हैं, चाहे वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो, लेकिन जो लाइट एनर्जी जिससे होकर आ रही है हमारी आंखों तक, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं।
हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा जाता है। बिहाइंड द मिरर तो ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट पे होगा और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना और मिरर को हमेशा राइट हैंड साइड पे रखना। ये छोटी छोटी सावधानियां रखते जाना। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मिरर राइट हैंड साइड में होगा। जो रेज चलेंगी बिफोर रिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगी। जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज आती है, मिलियंस ऑफ रेज आती है, उनमें से हम कोई एनी टू रेज हम अपने लिए यूज कर लेते हैं। कौन सी रे यूज करना है इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अपने कन्वेंस के आधार पर हम रेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज के लिए दो अलग अलग डायग्राम बनाए जा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आपका डायग्राम सही होगा। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेज हम दे रहे हैं कि आप कौन कौन से रेज यूज कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। जितना दिया जा रहा है इसके अलावा मिलियंस ऑफ रेज है, पर ये रेज हमको वर्क करने में आसान होती है। तो सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं। हम दो चीजों के लिए डिजाइन करेंगे, या तो कॉनकेव के लिए या तो कॉन्वेक्स के लिए। सबसे पहले कॉनकेव के लिए मैंने आपसे कहा था मिरर ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड पर, और सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी मैं आपको सी एफ इसके डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट रे बहुत आराम से। A ray of light which is parallel to principal axis, always pass through focus. अब यहां पे मैं इमेजिन करता हूं, सपोज इससे एक रे निकली, इससे मिलियंस ऑफ रेज निकल रही है। हमने उस रे को कंसीडर किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर जाएगी, या वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाएगी वो फोकस होगा। ये रे डायग्राम एकदम क्लियर हुआ। A ray of light which is parallel to principal axis, always pass through focus. Parallel to principal axis, always pass through principal axis. और वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर मैं इस रे का डायरेक्शन बदल दूं, एक ऐसी रे जो फोकस से होकर जाती है, अब सपोज यहां ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट यहां कहीं था, उस केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, वाइस वर्सा। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, या जो रे फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपकी डायग्राम बनाने के लिए रही पहली रे। सेकंड, a ray of light which passes through center of curvature, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, will retrace their path after reflection. ये F था, सपोज यहां पे C है, इसे मैं रेज कर देता हूं ताकि सिंप्लिसिटी बनी रहे। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है, सपोज मैंने ऐसे लिया, इस केस में ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे लौट जाएगी। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर इंसिडेंट होती है तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे लौट जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। पॉइंट नंबर सेकंड,
The ray of light which passes through center of curvature will retrace their path after reflection, like this. And the third point is, a ray of light falling on pole gets reflected at the same angle on the other side of principal axis. पहली रे थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, वो फोकस से जा रही थी, जो फोकस से जा रही थी वो पैरेलल हो रही थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी अपने ही पाथ पे लौट रही थी. नेक्स्ट रे यहां पर पी, जो रे पोल पर इंसिडेंट होगी, जो रे पोल पर इंसिडेंट होगी उस पे जितना भी एंगल बनाएगी, सपोज दिस एंगल इज आई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड, दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी उतने ही एंगल पर. एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, पहले भी पढ़ चुके. अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो यहां भी कितनी डिग्री होगी? 30 डिग्री. अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से 40 डिग्री बनाती हुई पोल पे इंसिडेंट होती है, तो वापस जब रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी कितना होगा? 40 डिग्री. The ray of light falling on pole get reflected at the same angle on the other side of principal axis. बेटा कितनी रेस हो गई? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से होके जाती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, जो सेंटर से जाती है अपने पाथ को रिट्रेस करती है, और जो पोल पर इंसिडेंट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसके अदर साइड में उतना ही एंगल बनाती है. ऐसे मिलाई कितनी रेस हो गई? 4. कितने पॉइंट्स में? 3 पॉइंट्स में. ओके, नाउ इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करें क्योंकि इतने आसानी से समझ में नहीं आएंगे, और इनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें. ये केवल पढ़ने वाली चीजें नहीं, इनको आपको समझना भी होगा. अभी जो मैंने आपको दिखाया ये किसके लिए दिखाया? कॉनकेव मिरर के लिए, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा. फिर से एक बार, रूल्स वही है, बस मिरर बदल देते हैं. इस बार मिरर ऐसा होगा, पॉलिश ऐसे लगेगा. मैंने हमको हमेशा बोला है कि रिफ्लेक्शन के साइड मिरर हमेशा राइट हैंड साइड पर ही बनाए. तो मिरर राइट हैंड साइड पर है, रेज इधर से आएंगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रेज आए. सपोज ये एफ है और सपोज ये सी है, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? यस, वेरी गुड, पोल. नाउ फर्स्ट रूल क्या कहलाता था? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है. कॉनकेव मिरर में जाती थी, इसमें जाती हुई दिखाई देगी, एक्चुअल में नहीं जाएगी, क्योंकि तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन तो यहीं तक होगा, लाइट इधर तो आ ही नहीं सकता. अब देखिए, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे टकरा के ऐसे लौट जाएगी. बेटे यहां ध्यान दो, ये रे ऐसे आई और यहां से ऐसे लौट गई, इस साइड तो गई नहीं, बिहाइंड द मिरर तो कोई रे नहीं जाती. ये रे ऐसे लौट गई, लेकिन हमको मान लिया हमने कि अगर इस रे को हम पीछे लौटाएं ऐसे, तो और यहां से देखें तो हमें लगेगा कि तो ऐसे है. इट इज रियल रे. अब यहां पे बात समझ रहा, वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज वर्चुअल रे. वर्चुअल रे को हम किससे दिखाते हैं? डॉट 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 डॉट, डॉटेड लाइन. एक बार फिर से, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे,
दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज वर्चुअल रे। तो यहां पर फोकस में रियल रे नहीं आ रही, कौन सी रे आ रही है? वर्चुअल रे आ रही है। लेकिन रूल अभी भी वही है, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है। इसके बाद सेकंड रूल था। सेकंड रूल क्या कहता था? अच्छा, सेकंड चीज एक और थी, अगर कोई रे फोकस की ओर इंसिडेंट होती है ऐसे, मतलब हमें लग रहा है कि वो फोकस पे जा रही है, लेकिन यहां से आगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ऐसा लग रहा था कि फोकस पे जा रही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो देखो ये रही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रही वर्चुअल रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वर्चुअल रे। वर्चुअल रे कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई दिखाई देती है, दिस इज सी। सपोज एक रे आ रही थी ऐसे, ऐसा लग रहा था कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहां तक तो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर सेंटर की तरफ जा रही थी तो अपने ही पास को रिट्रेस करके लौट जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वर्चुअल रे। रूल नंबर सेकंड किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, नेक्स्ट रूल क्या था? यदि कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है, ये पोल पे इंसिडेंट हुई और यहां एंगल बनाती आई का, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे लौट जाएगी, यहां एंगल होगा आर का, और आई इक्वल्स टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। हमेशा ऐसे लिखा करें, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल लगाना भूलेंगे नहीं। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। 30 डिग्री तो भी 30 डिग्री, 40 डिग्री तो भी 40 डिग्री, 50 डिग्री तो भी 50 डिग्री। तो बेटा कितनी रेज हुई? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है फोकस से जाती है, जो फोकस से जाती है पैरेलल हो जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, और जो पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितने का एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। इन रेस की हेल्प से बहुत सारी इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन की टोटल हमारे पास 6 + 2 8 डायग्राम्स होंगे। कॉन्केव मिरर के लिए हम 6 डायग्राम सीखेंगे और कॉन्वेक्स के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती है। इन पॉसिबिलिटीज पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले रे डायग्राम को ड्रॉ करना ना भूलें। आराम से स्टडी करना, सारे डायग्राम को रुक के बनाना, वीडियो को पॉज करना, बोर्ड के डायग्राम के अलावा स्क्रीन पे डायग्राम्स आएंगे, क्लैरिटी के साथ ड्रॉ करेंगे। अब एक बात और टिप दे रहा हूं आपको डायग्राम ड्रॉ करते समय, जब आप कॉपी में ड्रॉ करें, तो मान लीजिए आपने डिस्टेंस ले लिया है 8 सेंटीमीटर का, यहां से लेके आता है आपने कितना ले लिया? 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूं, ड्रॉ करने के लिए तो एफ को कितने पे रखेंगे? 4 सेंटीमीटर। एफ को कितने पे रखेंगे? 4 सेंटीमीटर पे। और जो आर्क खींचेंगे आप यहां से लेकर के राउंडर से ऐसे आर्क खींचेंगे, मतलब कि ये कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो रेडियस लेंगे, सपोज ये आपने ऐसे लिया तो ये जो आप आर्क बनाएंगे ऐसे लेकर के ऐसे बनाएंगे, ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अगर 8 लिया तो उसको 4 लेना, अगर इसको 10 लिया तो उसको 5 लेना, अगर उसको 6 लिया तो उसको 3 लेना, क्योंकि F = R/2। उसे डायग्राम सुंदर बनते हैं। बाकी तो आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें आप यूज करेंगे आपके कंपास बॉक्स में। तो डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसमें कोई तकलीफ जाते तो मुझसे पूछें। इमेज फॉर्मेशन मान के चलो एग्जाम के लिए सुपर डुपर आएंगी, और ना के लिए एग्जाम के लिए जरूरी, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा काम आता है।
इसे हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार की, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और दोनों पे इमेज फॉर्म करने के उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद इमेज फॉर्म करने के लिए बेसिकली हमने 4 टाइप की रेज देखी, जिन्हें हमने 3 कैटेगरी में किया। एक वाइस वर्सा हो गया था, इसलिए एक में 2 आ गई थी। फर्स्ट पॉइंट पे 2 रेज, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट मिला कितनी रेज हो रही है? 4 रेज। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाती है, जो फोकस से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है अपने ही पाथ पे रिट्रेस होती है, और जो पोल पे इंसिडेंट होती है, जितना एंगल पे इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के अदर साइड पर, उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको इतना पढ़ना है। अगर कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थोड़ा सा मुश्किल का समय है, बट यही लाइफ है। ऑल द बेस्ट, डू वेल।